हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का सिलेबस ढूंढ रहे होंगे। ठीक है, तो अब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लेकर आए हैं कानपुर यूनिवर्सिटी का एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का सिलेबस। ठीक है, तो एक चीज़ बता दें आप लोगों को कि आपके सिलेबस में 4 पेपर रहेंगे, आपको 4 पेपर पढ़ने रहेंगे। चारों में 4-4 यूनिट पढ़ने हैं आपको, मतलब पहले पेपर में 4 यूनिट, दूसरे पेपर में 4 यूनिट, तीसरे पेपर में 4 यूनिट, चौथे पेपर में भी 4 यूनिट और एक पेपर जो होगा वो आपका 100 नंबर का होगा। ठीक है, जिसमें से 75 मार्क्स आपको मिलेंगे। किसमें? रिटन एग्ज़ाम होगा, 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और 25 मार्क्स का क्या होगा? प्रैक्टिकल होगा। ये कॉलेज वाले तो दे ही देते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसकी आप लोग को टेंशन 75 वाले की लेनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पेपर कौन कौन सा है अपना। और एक बात और, पेपर जो बताए जाएंगे पेपर का नाम जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग कि पहला पेपर कौन सा है, दूसरा पेपर कौन सा है। तो आपका पहला पेपर है नॉन कोर डेटा। पहले पेपर में आपको पढ़ना है क्या? नॉन कोर डेटा। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। और एक चीज़ बता दें आप लोग को कि नॉन कोर डेटा जो है ना, उसका क्लासेस स्टार्ट कर दी गई है इसी चैनल पे। तो एक एक चीज़ आप लोग को, मतलब नॉन कोर डेटा का इजी, नॉन कोर डेटा में जो जो टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट कर दिए गए। तो सिलेबस देखने के बाद आप लोग उसको भी देख लीजिएगा जाके। नेक्स्ट पेपर 2 है बायो सिस्टमेटिक्स एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ठीक है, पहला पेपर क्या था? नॉन कोर डेटा। दूसरा पेपर क्या है? बायो सिस्टमेटिक्स एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। याद कर लीजिए आज ही इसको। नेक्स्ट है थर्ड पेपर नंबर 3 सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। ये है तीसरा पेपर। चौथा पेपर है क्वांटिटेटिव बायोलॉजी, रिसर्च मेथडोलॉजी एंड बायो इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये रहे आपके 4 पेपर। यही चारों पेपर बस आपको पढ़ने हैं। चारों में कितने यूनिट रहेंगे? चारों में 4-4 यूनिट रहेंगे। हर पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 75 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, 25 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल में मिलेंगे आपको। तो 25 वाला तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 75 की टेंशन लो। ठीक है, तो ये रहे चारों पेपर आपके। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं इन सब के चारों के चारों के डिटेल में सिलेबस। मतलब पहले पेपर में आपको 4 यूनिट तो पढ़ने हैं, लेकिन कौन कौन से यूनिट पढ़ने हैं। ठीक है, एक बात और, इस चैनल पे एमएससी की क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। जल्दी से आप लोग सिलेबस देखने के बाद क्लासेस देखने लगो। और अगर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक होगा, वहाँ पे चले जाइए, वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, और नहीं तो आपको नोट्स वीडियो जो बनता है ना, वो जाके देखो, उस पर नोट्स रहते हैं, वही आप लोग अपने कॉपी पे लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने सिलेबस को। तो अपना जो फर्स्ट पेपर है नॉन कोर डेटा, उसमें क्या क्या पढ़ना है चलिए देख लेते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि एक पेपर में आपको 4 यूनिट देखने को मिलेंगे। तो पहला पेपर है नॉन कोर डेटा, उस पेपर में आपको 4 यूनिट देखने को मिलेंगे, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सा यूनिट, क्या यूनिट कौन कौन सा है। नेक्स्ट, जब फर्स्ट यूनिट में आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटिस्टा। मतलब ये नॉन कोर डेटा होता है, बहुत सिंपल, बहुत ही इजी होता है। मतलब मैं सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ तो फर्स्ट सेमेस्टर का लेवल का है ये। ठीक है, तो नॉन कोर डेटा क्या होता है? सबसे इजी वाला पेपर होता है आपका। इससे इजी रहता है बायोकेमिस्ट्री, वो इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटिस्टा इसमें पढ़ना है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, लेकिन वो क्लासिफिकेशन कौन सा होना चाहिए? RH विटेकर का। देखो यहाँ पे कौन सा? विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ना है किसमें? इसी में, फर्स्ट वाले यूनिट में। नेक्स्ट जो आपको थर्ड टॉपिक पढ़ना है बॉडी कवरिंग एंड स्केलेटन ऑफ प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ का बॉडी कवरिंग और स्केलेटन पढ़ना है। एक बात और बता दें कि इस चैनल पे ना आपको क्या किया गया, एमएससी का जो नॉन कोर डेटा पेपर है उसको स्टार्ट कर दिया गया। उसके बहुत सारे 7-8 वीडियो लेक्चर आपको दे दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर ये सिलेबस देखने के बाद आप जल्दी से जल्दी जाके क्या करो, जल्दी से जल्दी जाके पढ़ाई स्टार्ट कर दो। फर्स्ट सेमेस्टर का जो एमएससी का नॉन कोर डेटा पेपर है उसका कई सारा वीडियो, जैसे प्रोटोजोआ का रिप्रोडक्शन, ऑस्मोरेगुलेशन, न्यूट्रिशन, सारा कुछ बता दिया गया है। तो जल्दी से जाके उसको देख लीजिए वीडियो। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे कुछ दिन बाद। अभी एग्जाम आने तो फिर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। ठीक है, बॉडी कवरिंग, स्केलेटन ऑफ प्रोटोजोआ, ये तो हो गया। रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन, ऑस्मोरेगुलेशन, न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ। देखो, जो प्रोटोजोआ से रिलेटेड इसमें जितना भी टॉपिक है ना, वो सारे टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं। अगर जल्दी से जाके आप लोग कहाँ देखो, चैनल पे देखो, या फिर हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल देंगे,
वहाँ जाके देख लीजिएगा आप लोग सारा का सारा। ठीक, तो ये लगभग इसमें जितना इंपॉर्टेंट है ना, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है वो सारा लेक्चर आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो जल्दी से जाके देख लीजिए। नेक्स्ट सेकेंड यूनिट है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। तो इसमें आपको जितना भी पढ़ना है वो इसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। और क्या, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। तो डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन में क्या है, पैटर्न ऑफ फीडिंग। थोड़ा ये आपके लिए थोड़ा सा नया हो जाएगा क्योंकि बीएससी में शायद नहीं पढ़े हो आप लोग। हर यूनिवर्सिटी में ये नहीं था फीडिंग वगैरह, किसी यूनिवर्सिटी में होगा लेकिन बीएससी में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये नहीं था। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप लोग को ध्यान से पढ़ना होगा। पैटर्न ऑफ फीडिंग, फीडिंग का पैटर्न, डाइजेशन इन लोअर मेटाजोआ, फिल्टर फीडिंग इन प्रोटोजोअन्स, पोलिकीटा, मोलस्का, इकाइनोडर्म्स, इन सब में क्या पढ़ना है, डाइजेशन पढ़ना है। सेल टाइप, कैनाल सिस्टम, स्केलेटन एंड रिप्रोडक्शन इन पोरिफेरा। देखो आपका इसमें से भी बहुत जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कैनाल सिस्टम, किसका, कैनाल सिस्टम एंड रिप्रोडक्शन पोरिफेरा का पढ़ा दिया गया है। और ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग लिख के ले लो, आज ही लिख के ले लो कि आपके पेपर में ये आएगा, कैनाल सिस्टम और ये सेल टाइप भी पढ़ा दिया गया। ठीक है, तो आप लोग इन दोनों में ज़रूर देखना, आपके पेपर में ज़रूर होगा। क्या, कौन सा, कैनाल सिस्टम इन पोरिफेरा और सेल टाइप। ठीक है, इन दोनों में ज़रूर आएगा। नेक्स्ट है निमेटोड्स, निमेटोसाइट्स, पॉलीमॉर्फिज्म, मेटाजेनेसिस, कोरल एंड कोरल लीफ। कोरल एंड कोरल रीफ भी आप लोग को पढ़ा दिया गया है, तो नहीं देखे हो तो आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है ऑरिजिन ऑफ मेटाजोआ। मेटाजोआ का ऑरिजिन पढ़ना है, ट्रिमेटोड्स, कैस्टोड्स, पैरासिटिक एडाप्टेशन इन हेलमिन्थेस। देखो ये ट्रिमेटोड्स और कैस्टोड्स जो है ना, इससे आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब यहाँ पे देख लो, लॉन्ग क्वेश्चन अगर बनेगा इस पेपर से, लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, लिख के ले लो आप लोग, आज ही लिख लो, अपने कॉपी में लिख लो कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा। न्यूट्रिशन या फिर रिप्रोडक्शन, इन दोनों में एक क्वेश्चन आपको आना है, वो भी लॉन्ग में। ठीक है, पोरिफेरा में, सॉरी प्रोटोजोआ में रिप्रोडक्शन और न्यूट्रिशन से एक, दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। वहाँ हो गया एक क्वेश्चन, आप लोग लिख लिए। फिर यहाँ पे कैनाल सिस्टम भी लिख लो। कैनाल सिस्टम शॉर्ट नोट करके आता है लेकिन आता है, कैनाल सिस्टम पोरिफेरा में आएगा। सेल टाइप वेरी शॉर्ट में आता है। सेल टाइप मतलब पोरिफेरा में कितने सेल्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के सेल्स होते हैं, ये भी आता है। ये सब पढ़ा दिया गया आप लोग को, टेंशन की बात नहीं है, जल्दी से जाकर देख लो। और नोट्स की बात करें तो वो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाले होंगे व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पे नोट्स दिया जाता है। तो अगर वीडियोस देख के छापना चाहो तो आप लोग नोट कर सकते हो, लेकिन डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पे जाके आप लोग मैसेज करेंगे तो नोट्स वहाँ भी मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों यूनिट कंप्लीट हुआ, लगभग ये दोनों यूनिट आपका लगभग कंप्लीट करवा दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, ये नहीं कंप्लीट करवाया गया है, ये भी नहीं हुआ है। यूनिट 3 अभी चल ही रहा है, ऐसा नहीं कि पूरा बंद हो गया। ठीक है, यूनिट 3 में है इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रोकोफोर लार्वा, एडाप्टिव रेडिएशन इन पॉलीकिड्स, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ निमेटोड्स। निमेटोड्स के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बताने प्लांट्स और एनिमल्स में। इन प्लांट्स एंड एनिमल्स लार्वल फॉर्म इन निमेटोड्स एंड कैस्टोड्स। ठीक है, तो निमेटोड्स, कैस्टोड्स, ट्रिमेटोड्स, ये सब आप लोग को पढ़ना है, ये अभी नहीं पढ़ाया गया है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए गए हैं, वो आप लोग नहीं देखो, और बिल्कुल ही इजी नोट्स के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट है 4th यूनिट, मॉडिफिकेशन ऑफ फूड। मॉडिफिकेशन कर पढ़ना है, किसका, फूड का, मतलब फूड में मॉडिफिकेशन कैसे हुआ। मोलस्का में देखो, मोलस्का का आप लोग पैर देखे हो, मोलस्का के जितने भी वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका पैर देखोगे, भागते हैं नहीं भागते, मतलब कैसे चलते हैं वो, वही उसमें दिया। मोलस्का में कौन से आते हैं, स्नेल वगैरह। ठीक है, पाइला, स्नेल, ये सब किस में आता है, मोलस्का में। तो मोलस्का का आप लोग को पढ़ना है क्या, उसका फूड का मॉडिफिकेशन कैसे हुआ। मोलस्का में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो क्या होता है, उसका सेल, क्योंकि सेल से ही जाना जाता है ये कौन सा मेंबर है, मोलस्का का मेंबर है। तो सेल टाइप भी पढ़ना है, सेल टाइप इन मोलस्का। टोरिज्म इन कैस्ट्रोपोडा, कैस्ट्रोपोडा में टोरिज्म पढ़ना है। डिटोरिजन, देखो टोरिजन और डिटोरिजन भी पढ़ना है। रेस्पिरेशन एंड नर्वस सिस्टम इन मोलस्का। तो मोलस्का, ये 4th यूनिट जो है वो पूरा मोलस्का के इर्द गिर्द घूमता है। नेक्स्ट है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। देखो इधर हम लोग एक पढ़े थे क्या, कैनाल सिस्टम, और यहाँ पे है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। तो दोनों का काम लगभग सेम है। कैनाल सिस्टम में भी वाटर का ही क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब
ट्रांसफ़र होता है, वाटर ही जाता है, घूमता है अपना इधर उधर, और इसमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम में भी वाटर ही घूमता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि दोनों सेम है, दोनों अलग, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है, और ये कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है, पोरीफेरा में। तो पोरीफेरा का कैनाल सिस्टम कवर कर लिया गया, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, वहाँ पे आप लोग को जल्दी से जाकर देख लीजिए वीडियो। तो ये था, क्या था, इकाइनोडर्मेटा। फिर आपको इसमें छोटे छोटे कुछ दिए गए, रोटीफेरा, टीनोफोरा एंड कौन सा ये फोरोनिडा। चलो यहाँ जो रोटीफेरा है ना, रोटीफेरा से आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको पढ़िए। देखो ये जो फर्स्ट पेपर था आपका नॉन कॉर्डेटा, ये हर यूनिवर्सिटी में है, ठीक है। तो बस ये है कि किसी में कुछ और नाम से, जैसे कि एक कोई और यूनिवर्सिटी उसमें था कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लोअर नॉन कॉर्डेट्स, लेकिन वो भी नॉन कॉर्डेटा ही था, पोरीफेरा, प्रोटोजोआ वगैरह उसमें भी पढ़ना था। तो नॉन कॉर्डेटा पेपर जिसमें भी जहाँ भी होगा, जिस भी यूनिवर्सिटी में होगा, वो बच्चे ज़रूर इस चैनल से जुड़े, क्योंकि यहाँ पे पढ़ा दिया गया, नॉन कॉर्डेटा स्टार्ट कर दिया गया। और इसके ख़त्म होते ही, मतलब ये ख़त्म नहीं होगा, लेकिन दूसरा भी पेपर स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि फ्रेंड्स का भी भला हो सके, ठीक। तो चलिए, ये रहा अपना नॉन कॉर्डेटा में 4 यूनिट पढ़ने हैं। 4 यूनिट आपको दिख गया कौन कौन से हैं। तो ये थे 4 यूनिट, ये 2 यूनिट आपको स्टार्ट कर दिए गए, मतलब लगभग टॉपिक इसमें से जो इम्पोर्टेंट थे वो सब कवर कर दिए गए, तो वो भी जाकर देख लीजिए। चलिए मिलते हैं, इसको पहले रफ करते हैं, फिर सेकंड पेपर आपका देखते हैं कौन सा है सेकंड पेपर, ठीक है। तो चलिए पहले इसको रफ करते हैं। अपना सेकंड पेपर है, वो पेपर है बायोसिस्टमेटिक्स एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ये थोड़ा मोड़ा, मतलब मेरे हिसाब से ना ये सबसे ज़्यादा बोरिंग पेपर यही है, मतलब मेरे लिए सबसे ज़्यादा बोरिंग यही लगता है हमको, तो आपके लिए कुछ और होगा। देखो बायोसिस्टमेटिक्स एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में, देखो इसमें भी सेम 4 यूनिट ही पढ़ने हैं। तो कौन 4 यूनिट है, यूनिट 1, 2, 3, 4 सेम पहले वाले जैसे। तो जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या है। पहले यूनिट में एनिमल टेक्सोनॉमी पढ़ना है, हिस्टोरिकल रिव्यू, टेक्सोनॉमिक टर्म्स भी पढ़ने हैं इसमें, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर भी पढ़ना है, जैसे टेक्सोनॉमी में जितने भी बोरिंग चीज़ होते हैं सब इसी मिला के डाल दिया है। फिनॉन, टेक्सॉन, अल्फा बीटा गामा टेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी, मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी, बायोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी स्पीसीज कॉन्सेप्ट। देखो इस पे हम स्पीसीज कॉन्सेप्ट पढ़ना, और 2 स्पीसीज कॉन्सेप्ट है, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट एंड इवोल्यूशनरी स्पीसीज कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो इसमें देखो पहला यूनिट इतना ही था। नेक्स्ट जो सेकेंड यूनिट आपका है क्या है, यहाँ पे था, ये जो था ना, ये है माइक्रो टेक्सोनॉमी। यहाँ पे देखो आप लोग माइक्रो टेक्सोनॉमी, इसमें माइक्रो टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ पे सेकेंड, इसी पेपर में सेकेंड यूनिट में है मैक्रो टेक्सोनॉमी, मतलब इसमें बड़े बड़े लेवल पे हम लोग बात करेंगे। मैक्रो टेक्सोनॉमी में क्या आ जाएगा, फेनेटिक्स, क्लैडिस्टिक्स, फाइलोजेनेटिक्स। देखो ये आप लोग कहाँ पढ़े हो, इंटर में तो नहीं, लेकिन बीएससी में ज़रूर पढ़ के आओ, पता है मैं भूल गया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी पढ़ लीजिएगा ध्यान से। फेनेटिक्स, वेरिएशन इन सिस्टमेटिक्स, ठीक है। तो फेनेटिक्स, क्लैडिस्टिक्स वगैरह, सिस्टमेटिक्स वगैरह आपको इसमें पढ़ना है, जो कि आप लोग सेम यही टॉपिक आप लोग बीएससी में पढ़ के देखो। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर कुछ भी नहीं है, बस आप लोग अगर एमएससी जब बीएससी पढ़े होगे ना, तो बीएससी अगर मन से पढ़े तो एमएससी में आप लोग बिना क्लास किए भी पास हो सकते हो आराम से, लेकिन मन से पढ़े होगे तब ना बीएससी, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एमएससी में पढ़ लीजिएगा उसको। और जो लोग अच्छे से पढ़े होंगे बच्चे, उनका तो रिवीजन हो ही रहा है। नेक्स्ट है टेक्सोनॉमिक प्रोसीजर पढ़ना है। कीज, इसमें कुछ कीज रहते हैं ना, वो सब कीज इसमें पढ़ने हैं। एप्लीकेशंस ऑफ सिस्टमेटिक्स इन बायोलॉजी, तो सिस्टमेटिक्स का एप्लीकेशन बताना है। ICZN, यहाँ पे ICZN है, ICZN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। ICZN का टाइप पढ़ना है, कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट है ग्लोबल टेक्सोनॉमिक। देखो आप वहाँ बीएससी में एक चीज़ नहीं पढ़े थे, क्या नहीं पढ़े थे, ये सारा पढ़े थे, बस ग्लोबल टेक्सोनॉमी नहीं पढ़े थे। तो ग्लोबल टेक्सोनॉमी यहाँ आपके लिए थोड़ा सा क्या हो जाता है, न्यू हो जाता है, ग्लोबल टेक्सोनॉमिक इनिशिएटिव्स, ठीक है। तो ये 2 यूनिट कंप्लीट हुए, ठीक। अब तीसरा यूनिट क्या है, थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना वेरिएशन, इवोल्यूशनरी थ्योरीज, वेरियस इवोल्यूशनरी थ्योरीज, कई सारी इवोल्यूशनरी थ्योरी आपके पेपर में दिए रहेंगे। फिर यहाँ पे पढ़ना है नेचुरल सिलेक्शन का टाइप, फिर मॉलिक्यूलर सिग्नेचर फॉर नेचुरल सिलेक्शन, एडाप्शन, वेरिएशन एनालिसिस, स्पीसिएशन,
स्पेसिएशन के आपको टाइप्स पढ़ने। देखो स्पेसिएशन इसमें ना जो थर्ड यूनिट की अगर बात करें हम लोग, तो थर्ड यूनिट में इंपॉर्टेंट ये है स्पेसिएशन। इसके टाइप्स, स्पेसिएशन क्या होता है, इसके टाइप्स कभी कभी लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा जाता है लॉन्ग में भी। देखो ये जितने हैं ना, एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक, पैरापैट्रिक, पेरीपैट्रिक, ये हैं स्पेसिएशन के टाइप्स, ठीक है। शायद बीएससी में आप लोग ये भी पढ़ के आए हो, ठीक। तो ये सब इस जो यूनिट की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। और इस यूनिट में बात करें तो कीमोटेक्सोनॉमी, मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी में आपको एक जरूर आता है शॉर्ट में, ठीक है, शॉर्ट में आता है। और यहाँ पे क्लैडिस्टिक, फेनेटिक्स, ये सब अभी शॉर्ट में ही आते हैं। इस चैप्टर से ना ज़्यादा कुछ लॉन्ग आता नहीं, लॉन्ग मतलब इस वाले यूनिट से लॉन्ग ये आएगा, ठीक है। क्या आएगा, स्पेसिएशन में लॉन्ग आता है, क्या होता है लॉन्ग, और लॉन्ग कहाँ से आता है ये बता देगा कि आपको कीमो टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी और जितने भी टेक्सोनॉमी इन सब का अलग अलग करके मतलब एक ही क्वेश्चन में दे देगा कि डिफाइन करिए। तो 5 से 6 पेज का आपको करना होगा इसका, ठीक है। तो पता ही है ना कि बीएससी एमएससी में क्या होता है, अच्छे से बड़ा सा लिखे रहोगे तो बड़ा सा नंबर मिलता है। नेक्स्ट म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, आइसोलेशन, तो ये सब भी इसमें पढ़ना है। ये सब तो जेनेटिक्स का वो है, जेनेटिक्स का टॉपिक है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट 4th यूनिट, लास्ट यूनिट ऑफ सेकेंड पेपर, बायोसिस्टमेटिक्स एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। देखो पेपर आप लोग को याद करना है, मतलब इसके पहले आप मेरे से पहला क्लास पढ़ रहे हो, बता दें आप लोग को, हर बच्चों को बताते हैं, एमएससी वाले स्पेशली एमएससी और बीएससी वालों के लिए, कि आप पेपर का नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। पहला पेपर कौन सा पढ़े थे, नॉन कोऑर्डिनेटर। दूसरा पेपर कौन सा है, बायोसिस्टमेटिक्स एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। क्योंकि जब एग्जामिनर आता है ना, क्या करता है, एग्जामिनर आते हैं जब आप लोग प्रैक्टिकल वाइवा में बैठते हो तो आंसर तो देना नहीं है उसका, ठीक, तो आंसर नहीं देते हो, तो उससे एग्जामिनर ये पूछता है चलो ये बता दो कि तुम पहला पेपर क्या पढ़े थे, कौन कौन सा पेपर पढ़े हो जूलॉजी में, तो वो सब आपको बताना रहता है। नेक्स्ट इसमें 4th यूनिट, हार्डी-वेनबर्ग लॉ, हार्डी-वेनबर्ग का लॉ पढ़ना है, ये आपके एग्जाम में आता है, और इसका एप्लीकेशन पढ़ना है एंड इट्स एप्लीकेशन। फिर है कंडीशन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम, तो इसमें ज़्यादा वो है नहीं, हार्डी-वेनबर्ग लॉ आपको पढ़ना है, ये लॉन्ग में भी पूछेगा। नेक्स्ट है जेनेटिक डेथ, यहाँ जेनेटिक ड्रिफ्ट था, ये जेनेटिक ड्रिफ्ट है, ये जेनेटिक डेथ है। फिर प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे है गुडनेस ऑफ फिट, मतलब गुडनेस ऑफ फिट। नेक्स्ट है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम पॉलीजेनी इन ड्रोसोफिला, पॉलीजेनी इन ड्रोसोफिला, ठीक है। तो ड्रोसोफिला महाशय यहाँ भी आ गए, जो कहाँ थे, जेनेटिक्स में अभी तक आते थे, वो कहाँ पे आ गए, फेनेटिक्स में भी, मतलब इसमें भी टेक्सोनॉमी में भी आ गए हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम पॉलीजेनी, ये तो हो गया। मॉलिकुलर फाइलोजेनी, मॉलिकुलर क्लॉक, मॉलिकुलर टूल इन फाइलोजेनी, ठीक। तो ये पूरा मिला जुला के बोरिंग चैप्टर, बोरिंग पेपर यही है, लेकिन बोरिंग तो है लेकिन पढ़ना भी है, ठीक। तो पढ़ने से तो कहीं वंचित हो नहीं सकते हम लोग। तो ये रहा अपना सेकेंड पेपर का कंप्लीट सिलेबस, ठीक। तो इसको रफ करने के बाद हम लोग तीसरा सिलेबस देखते हैं जल्दी से, तीसरा पेपर कौन सा है, क्या है, उसमें क्या क्या पढ़ने हैं, ठीक है। तो उसमें भी सेम यही 4 यूनिट ही पढ़ने हैं, तो चलिए पहले इसको रफ करते हैं। तीसरा जो आपका पेपर है वो है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ये इंटरेस्टिंग वाला पेपर है, ठीक है। तो सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स ये मस्त है, लेकिन इसमें ऐसा चीज़ पढ़ना है जो आज तक हम लोग कभी नहीं पढ़े हैं, मतलब बीएससी इंटर वगैरह में ये सारी चीज़ें पढ़े तो हैं लेकिन इस लेवल का नहीं पढ़े, जिस लेवल का यहाँ पे दिया हुआ है। यूनिट फर्स्ट है, उसमें पढ़ना है सेलुलर मेम्ब्रेन एंड साइटोस्केलेटन। तो थोड़ा सेलुलर मेम्ब्रेन और साइटोस्केलेटन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट भी है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना है, मेम्ब्रेन फंक्शन पढ़ना है आपको, केमिकल कंपोजिशन, सेल मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन, वो सब पढ़ना है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो उसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, मेम्ब्रेन में मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स रहते हैं ना, उन सब के प्रोटीन्स के फंक्शन क्या होते हैं, कौन कौन से रहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। देखो लिपिड एंकर्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन का मतलब ये है कि जो मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ आपको पता है कार्बोहाइड्रेट भी अटैच रहते हैं, एंकर्ड मतलब अटैच रहते हैं, और कुछ लिपिड भी अटैच रहते हैं। तो लिपिड एंकर, लिपिड के साथ जो प्रोटीन अटैच रहते हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन मॉडल्स, मेम्ब्रेन के जो मॉडल्स है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सैंडविच मॉडल, ये सब इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैसे उनका क्या होता है, जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका मूवमेंट कैसे होता है। फिर इसमें पढ़ना है डिफ्यूज़न, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट, मतलब
क्या आप लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़े हो, ठीक है। यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट नहीं पढ़े हो ना, बहुत इजी है लेकिन यहाँ पढ़ना है उसको, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक। तो ये सब भी इसी में पढ़ने, देखो कहाँ कहाँ से टॉपिक ला के एक ही यूनिट में घुसेड़ दिया है। फिर राइबोसोम्स, टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग। ये टारगेटिंग और सॉर्टिंग किसके होते हैं? प्रोटीन के होते हैं। प्रोसेसिंग थ्रू इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक। तो प्रोसेस कैसे सॉर्टिंग और टारगेटिंग कैसे होता है उसका प्रोसेस पढ़ना है। टारगेटिंग ऑफ सिस्टोलिक प्रोटीन, तो सिस्टोलिक प्रोटीन का भी टारगेटिंग पढ़ना है। टारगेटिंग समझते हो? कोई चीज़ जैसे हम लोग का टारगेट होता है ना, हम लोग को क्या करना है, क्या बनना है, तो वैसे ही इसका भी टारगेट होता है। मान लो यहाँ प्रोटीन बना, अब कहाँ जाना है उसको टारगेट डिसाइड करना रहता है, तो उसी को कहते हैं टारगेटिंग। नेक्स्ट यूनिट नंबर 2। अब आप देख रहे हो यूनिट 2 बहुत छोटा है, छोटा नहीं है, बिल्कुल छोटा नहीं। यूनिट 2 वाला बहुत बड़ा था, इसीलिए इसको छोड़ दिए हैं। इसमें 3 आपको मेन चीज़ दिख रही होंगी, इन्हीं तीनों के बारे में A to Z पढ़ना है, कुछ इसमें नहीं छोड़ना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है से लेके इसका प्रोसेस, इसमें क्या क्या होता है उस सब का प्रोसेस पढ़ना है। तो एक एक चीज़ नहीं लिखा जा सकता है बोर्ड पे, तो इसलिए जब पूरा का पूरा पढ़ना ही है तो क्या इसमें ज़रूरी है छोड़ना। बस माइटोकॉन्ड्रिया लिख दे, माइटोकॉन्ड्रिया में जितनी चीज़ें होती हैं PhD लेवल की सब यहाँ पढ़ना है। मतलब जो हम लोग 9th से पढ़ते आए, 9th से लेके और MSc तक लेवल का। देखो F1 पार्टिकल वगैरह पढ़े थे ना, तो F1 पार्टिकल हम लोग बस पढ़े थे, तो ये क्या करता है? ATP सिंथेसिस करता है, लेकिन कैसे करता है वो, उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, वो कैसे करता है सारा पूरा डिटेल माइटोकॉन्ड्रिया का इसी में पढ़ लेना है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस। देखो न्यूक्लियस नहीं दिया, न्यूक्लियोलस दिया है, न्यूक्लियोलस का भी पूरा डिटेल पढ़ना है। सेल डिवीज़न, उसका भी सेल डिवीज़न तो आपको पता ही है, पढ़े हो, तो ये भी पूरा का पूरा पढ़ना है। ये मत समझना बस डेफिनेशन पढ़ लेना है, डेफिनेशन नहीं पढ़ना है, पूरा पढ़ना है इसके बारे में, कुछ नहीं छूटना चाहिए, कुछ नहीं छूटा है इसके बारे में, इसलिए कुछ लिखे नहीं है यहाँ पे। सबसे बड़ा हमको यही लग रहा है, यूनिट 2 ही सबसे बड़ा है इसमें। नेक्स्ट यूनिट 3। यूनिट 3 है जेनेटिक 1। देखो ये यूनिट 3 जो है वो जेनेटिक्स 1 है। चौथा यूनिट आएगा, यहाँ लिखे नहीं क्योंकि आता नहीं पूरा का पूरा, इसीलिए चौथा यूनिट जो है वो जेनेटिक्स 2 रहेगा, ठीक है। तो यूनिट 3 जेनेटिक्स 1 में देखो मेंडल्स का लॉ पढ़ना है और उसका क्रोमोसोमल बेसिस पे उसका एक्सटेंशन, देखो मेंडल का लॉ पढ़ना है, उसका क्रोमोसोम वाला बेसिस पढ़ना है। नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म, मेंडलिज्म का एक्सटेंशन क्या क्या था। फिर डोमिनेंस और रिलेशनशिप और डोमिनेंस, देखो यहाँ पे क्या पढ़ना है? डोमिनेंस रिलेशनशिप पढ़ना है। इपिस्टैसिस, प्लियोट्रॉफी, एक्सप्रेसिव एंड पेनिट्रेंस, जीन मैपिंग, पॉइंट, टेस्ट क्रॉस। देखो टेस्ट क्रॉस पढ़ना है इसमें, बैक क्रॉस नहीं पढ़ना है इसमें, बैक क्रॉस नहीं पढ़ना, शायद 4th वाले यूनिट में आपको दिया हो बैक क्रॉस। इसमें टेस्ट क्रॉस, ड्रोसोफिला मास है, यहाँ भी आ गए, सेकेंड पेपर में भी आए थे। फिर जीन मैपिंग, ह्यूमन जीन मैपिंग, जीन मैपिंग आपको ड्रोसोफिला में भी पढ़ना है और जीन मैपिंग आपको ह्यूमन में भी पढ़ना है, ये बात ध्यान रखिएगा। लिंकेज एनालिसिस इन पेडिग्री, ठीक है, लिंकेज एनालिसिस मतलब लिंकेज भी पढ़ना है आपको। टेट्राड एनालिसिस इन न्यूरोस्पोरा, देखो न्यूरोस्पोरा में टेट्राड जो एनालिसिस है वो कैसे होता है। जीन म्यूटेशन, म्यूटेशन भी पढ़ना है, ठीक है। फिर है इंड्यूस म्यूटेशन, फिर पी एलिमेंट इंसर्शन, म्यूटाजेंस इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला के बारे में कुछ ज़्यादा ही पढ़ना है यहाँ पे। फिर डीएनए डैमेज, डीएनए डैमेज कैसे होता है, डीएनए रिपेयर कैसे होता है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। तो ठीक है, ये रहे अपने थर्ड पेपर के 3 यूनिट कंप्लीट। चौथा यूनिट हम लोग देखते हैं कौन सा है, पहले इसको रफ करते हैं, ठीक। तो एक बात और फिर से कह दे रहे हैं, पेपर का नाम मत भूलना, पेपर का नाम याद कर लो सब। यूनिट नंबर 4 है, थर्ड पेपर का यूनिट नंबर 4, वो है जेनेटिक 2। जैसे इसके पहले जेनेटिक्स 1 था, ये है जेनेटिक्स 2, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें थोड़ा आपको ये लगेगा जेनेटिक्स 2 में ये लगेगा कि आप लोग थोड़ा जाना पहचाना चीज़ पढ़ रहे हो, ठीक है। तो नेचर ऑफ जीन, जीन का नेचर पढ़ना है। इट्स फंक्शन एंड इवोल्यूशन, इवोल्यूशनर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, मतलब जीन का इवोल्यूशन पढ़ना है हमको कि जीन में इवोल्यूशन कैसे कैसे होता है, ठीक है। फिर फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, जीन का स्ट्रक्चर पढ़ना है, ये सब आप लोग पढ़ के आओ, ये इसमें लगेगा कि आप लोग पढ़ के आओ, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ जीन, फिर लैक एंड लैक्टोज ओपेरॉन एंड ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन पढ़ना। ओपेरॉन मॉडल मतलब लैक ओपेरॉन और टीआरपी ओपेरॉन मतलब लैक्टोज ओपेरॉन और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। बीएससी आप लोग थर्ड सेमेस्टर में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के आओ इसको, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में।
लैक और टीआरपी ओपेरॉन, ठीक, बहुत अच्छे से पढ़े हो। किस में होता है ओपेरॉन मॉडल, किस में होता है? यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में इकोलाई क्या है? प्रोकैरियोटिक है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल यूकैरियोटिक जीन। तो यूकैरियोटिक जीन का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। फिर मोबाइल डीएनए क्या होता है? अब ये नहीं कि आईफोन वाला डीएनए, मोबाइल डीएनए का ये मतलब है कि जो डीएनए क्या करते हैं, मोबाइल मतलब मोटाइल, मोटाइल मतलब जो मूवेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन्हेंसर एंड साइलेंसर। तो जीन में इन्हेंसर भी काम करते हैं, साइलेंसर भी काम करते हैं, तो वो सब बताने आपको। नॉन कोडिंग जीन, कोडिंग और नॉन कोडिंग जीन भी पढ़ना है आप लोग को। तो यहाँ पे नॉन कोडिंग का वो दे रखा है, ठीक है, तो कोडिंग भी पढ़ना ही होगा आप लोग को। ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है, कौन सा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में? सर्कुलर डीएनए होता है ना, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, तो उसका भी हम लोग को पढ़ना है क्या? ऑर्गेनाइजेशन और उसका फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया वाले डीएनए का। नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी पढ़ना है। नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन से होते हैं? जो क्या करते हैं, जीन को या फिर डीएनए को क्या करते हैं? कट करते हैं, वही होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। मॉलिकुलर सीजर भी इन्हें बोला जाता है। नेक्स्ट है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड पढ़ना, और प्लाज्मिड आया है तो ये वेक्टर क्यों नहीं आएगा? तो प्लाज्मिड आया तो वेक्टर भी पढ़ना। वेक्टर फॉर क्लोनिंग, जीनोमिक एंड cDNA, डिटेक्शन ऑफ जीन एंड देयर प्रोडक्ट। देखो ये इस वाले यूनिट में आपको लगेगा कि हाँ पढ़ के आओ, इसमें ज़्यादा मतलब इफोर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो आपका सेकेंड यूनिट था ना, उसमें बहुत ज़्यादा इफोर्ट लगाने की ज़रूरत थी, क्योंकि बस माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े हो, न्यूक्लियोलस पढ़े हो क्या क्या होता है, लेकिन उसका डिटेल क्या पढ़े हो? कुछ नहीं पढ़े हो, ठीक है। क्रेब्स साइकिल वगैरह पढ़े हो, लेकिन उसका भी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ते। यहाँ पे आपको सब पढ़ना है, ऐसे ही नहीं इसके MSc में आ गए हो आप, ठीक है। तो ये थे अपने 3 पेपर। पहला कौन सा था? नॉन कोऑर्डिनेटर। दूसरा था कौन सा? बायोसिस्टेमेटिक्स, बायो इवोल्यूशनरी, वो सब था, मतलब टेक्सोनॉमी वाला। तीसरा है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, और चौथा पेपर आपका है बायो इंस्ट्रूमेंटेशन, मेथोडोलॉजी एंड रिसर्च वगैरह, ये सब पढ़ना है। तो आज की वीडियो में यही तक रहने देते हैं, 3 पेपर ही डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वाला पेपर जो 4th पेपर है वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो अच्छी लगी हो ना लगी हो, लेकिन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो, क्योंकि सिलेबस बहुत लोग सिलेबस का इंतज़ार कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए ये रहा यहीं तक। अगर आप इसका लेक्चर्स नहीं देख रहे हो, कोडेटा नॉन कोडेटा का लेक्चर स्टार्ट कर दिया गया है, जल्दी से जाकर चैनल पे देख लो, ठीक है। तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए अपना, तो ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले सिलेबस या फिर इसके सिलेबस को कंप्लीट करने की ओर, या लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे बहुत जल्दी इसके, ठीक है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।